सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आंसू में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वीडियो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन तो हर ही जगह पर, हर ही एरिया पर, हर एरिया में, जैसे कि एमएससी में, बीएससी में और नेट जेआरएफ के लेवल में भी ये आता है, लाइफ साइंस में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम देखेंगे और शॉर्ट नोट्स टाइप में ही है ये, तो इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अलग अलग जगह आप खींच के नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, कॉपी होती है एक डीएनए की, एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। ठीक है, तो कॉपी दिया डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन इन द सेंस, किस सेंस में इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ईच स्टैंड ऑफ डबल स्टैंड, बिकॉज डीएनए डीएनए आपको पता है ऐसे डबल स्टैंड होता है। तो इसका हर एक स्टैंड, जैसे कि ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, हर एक स्टैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। और जैसे ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक अलग न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा, फिर ये डीएनए नया बन जाएगा, इसके ऊपर ये अलग होगा और ये एक डीएनए अलग बन जाएगा। तो ईच डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट स्टैंड। तो जनरल फीचर के बारे में देख लेते हैं। जनरल फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मतलब जैसे कि ये एक डीएनए है, तो इसमें जैसे डीएनए सिंथेसिस होगा, तो इस स्टैंड पे एक जो न्यू स्टैंड सिंथेसिस होगा, है ना, वो, और एक वो पुराना वाला जो डीएनए टेम्पलेट है वो, और दोनों ये पेयर के रूप में रहेंगे। और इस पे भी जो पुरानी वाली टेम्पलेट है, इस पे नया जो डीएनए बनेगा, सिंथेसिस होगा, वो दोनों पेयर में रहेंगे। मतलब एक पुराना वाला टेम्पलेट होगा और दूसरा न्यू सिंथेसिस वाला होगा। तो इस प्रकार से वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इट इज़ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब दोनों स्टैंड पे सिंथेसिस होगा। एक पे जैसे कि हम देखेंगे आगे, लीडिंग और लेगिंग, जैसे एक पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा और दूसरी पे लेगिंग पे डिसकंटिन्यूस क्यों होगा वो भी देखेंगे। तो बाई डायरेक्शनल होता है। और इट प्रोसेस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, तो जहाँ से वो स्टार्ट होता है, प्राइमर लगकर वहाँ से इलोंगेशन होना, जहाँ से शुरू होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होना, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इट प्रोसेस इन 5 days to 3 days डायरेक्शन। तो 5 days to 3 days डायरेक्शन में ही क्यों होता है रेप्लिकेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 5 days डायरेक्शन से 3 days डायरेक्शन की ओर रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि जब जैसे कि ये एक डीएनए स्टैंड है, ये है 5 days, ये है मान लो 3 days नीचे वाला। तो यहाँ से जैसे 5 days की तरफ से शुरू होगा, तो यहाँ पे पहले प्राइमर जुड़ेगा। तो प्राइमर जब जुड़ेगा, तो प्राइमर का ये है 5 days एंड, ठीक है, और नीचे वाला होगा 3 days एंड। और 3 days एंड पर आपको पता है OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस पे 3 days पे प्राइमर पे OH होगा ना, और प्राइमर से आगे इलोंगेट होने के लिए पॉलीमरेज डीएनटीपी को ऐड करेगा, नाइट्रोजन बेस को। तो डीएनटीपी का ऊपर वाला जो है, जैसे कि ए जोड़ रहा है, तो ए का जो फॉस्फेट है वो ग्रुप बॉन्ड बनाता है इसके जो 3 days के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड बनाएगा, जो ऊपर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के साथ ही बॉन्ड बनाता है, आप सभी को पता है। तो इसके लिए ये जो है 5 days to 3 days डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर मान लो 3 days डायरेक्शन, 3 days से 5 days क्यों नहीं होता, मान लो ये 3 days है, ठीक है, और मान लो ये 5 days एंड है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है, तो 5 days नीचे है, इसका मतलब फॉस्फोरस ग्रुप नीचे होगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस ग्रुप नीचे होगा, नीचे भी नया जो आएगा डीएनटीपी, उसका भी फॉस्फोरस ऊपर होगा, फॉस्फोरस ग्रुप। तो ये फॉस्फोरस बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए ये 5 days to 3 days डायरेक्शन होता है। इट अकर विथ हाई डिग्री ऑफ फिडेलिटी। ठीक है, इट इज़, इसके बारे में भी देखेंगे हम। इट इज़ मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस, बहुत सारे एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। हेलिकेज हो गया, प्राइमेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज हो गया, है ना, बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, पहला है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में होगा पोली एडेनिन। तो 3 भाग में हमने देखा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस, लेगिंग स्टैंड सिंथेसिस इलोंगेशन में होगा। और टर्मिनेशन हम देखेंगे रेप्लिकेशन जहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं। तो पहली स्टेप आती है इनिशिएशन। तो प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, वो हमने पहले ही देख लिया है। इन ई कोलाई रेप्लिकेशन ओरिजिन इज कॉल्ड ORIC। ई कोलाई में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसको बोलेंगे ORIC, विच कंसिस्ट ऑफ 245 बेस पेयर। ठीक है, जो 245 बेस पेयर का ये एक जो है स्थल होगा ORIC, जहाँ से शुरू होगा रेप्लिकेशन। हाईली कंजर्व्ड अमॉन्ग बैक्टीरियल रेप्लिकेशन ओरिजिन, 2 टाइप ऑफ कंजर्व्ड सीक्वेंस आर फाउंड एट ORIC, 3 रिपीटेड ऑफ 13 बेस पे। ये ये सीक्वेंस ORIC में होंगे GATRCT। और ये रिपीटेड 13 बेस पेयर की 3 रिपीटेड सीक्वेंस हो गए, 3 बार रिपीटेड होंगे। एंड 5 रिपीटेड ऑफ 9 बेस पेयर। ये जो 9 बेस पेयर दिख रहा है TTA TCCA, ये 4 या 5 बार रिपीट होंगे। ये ऐसा है ऐसा, जैसे कि TTA TCCA फिर से आएगा TTA TCCA इसमें ORIC में। कोड 13 इसे बोलते हैं, कोड 13 एंड 9 ये हो गया 13 ये हो गया 9 रिपीटिवली। ठीक है, ये ORIC में ये सीक्वेंस होते हैं। नेट JRF के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में ये ORIC है, इसमें ये 13 है जो हमने रिपीटेड सीक्वेंस देखा, और ये 9 के रिपीटेड सीक्वेंस है 4 से 5 बार। ठीक है, और यहाँ पे DNA आ रहे हैं एंजाइम्स और ATP हाइड्रोलाइसिस के कारण यहाँ पे हो रहा है, ओपन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिर ATP DNA भी हेलिकेज आएगा, जिसे वो ये आगे तक ये पूरा खोल देगा। ठीक है, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होगी जो आगे हम देखेंगे। So about 20 molecule of DNA protein bind with 9 रिपीट। तो जो DNA एक प्रकार का प्रोटीन है, तो वो बाइंड करता है 9 ORIC, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होना है ORIC में। वहाँ पे हमने 9 रिपीटेड सीक्वेंस देखा था ना, तो वहाँ पे ये DNA प्रोटीन है, उसके 20 मोलिक्यूल वहाँ पे बाइंड होंगे। ध्यान से सुनना, अगर आप नेट JRF के प्रिपरेशन कर रहे हैं और MSc के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 20 मोलिक्यूल किसके, DNA प्रोटीन के, वो बाइंड कहाँ पर होंगे ORIC के 9 रिपीट्स पे, अलॉन्ग विथ ATP विच काउज DNA टू रैप्स अराउंड DNA प्रोटीन। तो उस पर रेप हो जाएंगे, मतलब गोल गोल जो हमने देखा था ना ऊपर फोटो में, फॉर्मिंग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। द DNA प्रोटीन एंड ATP ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ 13 रिपीट फॉर्मिंग ओपन कॉम्प्लेक्स। जो 13 रिपीट्स जो सीक्वेंस है वो ओपन हो जाएंगे, तो ओपन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 कॉपी ऑफ DNA B प्रोटीन यहाँ पे हेलिकेज का काम करता है। DNA A हमने देख लिया। ठीक है, DNA B प्रोटीन हेलिकेज का काम कर रहा है। 2 कॉपी DNA B प्रोटीन का बाइंड कहाँ होगा, 13 रिपीट सीक्वेंस पे। DNA A के तो 20-25 मॉलिक्यूल कहाँ पर बाइंड हो रहे थे, 9 पे ORIC के, और इसके जो 2 कॉपी DNA B प्रोटीन की हेलिकेज का काम करता है, जो कि वो बाइंड होगा 13 रिपीट सीक्वेंस पे, रिपीट्स पे। ठीक है, दिस बाइंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड DNAC। ये बाइंडिंग इनकी दूसरे जो प्रोटीन है DNAC के से हेल्पफुल से होगा। द DNAC इंट्रैक्शन काउज DNA B रिंग टू ओपन विच बाइंड विच ईच ऑफ द DNA स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड पे, दोनों पे मतलब। ठीक है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाउंड ATP रिलीज DNAC, leaving the DNA B bound to the DNA strand।
तो इन सब की असेंबली के बाद में हम देखेंगे बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज बाइंड जो कि की स्टेप इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन का की स्टेप है एक हेलिकेज बाइंडिंग होना, जो कि आगे क्या करता है, डीएनए भी माइग्रेट होता है आगे अलोंग द डीएनए सिंगल स्टैंड पे आगे माइग्रेट होता है 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये काउजिंग करता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए के जो है स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है, और यहाँ पर बनता है वाई शेप का रेप्लिकेशन फोर्क, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ ए हेलिकेज काउज द टोपोलॉजिकल स्ट्रेस टू द अनवाइंडिंग स्ट्रैंड forming supercoiled DNA. This stress is relieved by the DNA topoisomerase DNA gyrase by negative supercoiling. Similarly, single strand binding protein to the separated strand and prevent re-annealing of separated strand and stabilizing the strand. तो ये क्या कर रहा है कि जैसे कि बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक डीएनए में सर्कुलर डीएनए देखा जाता है, ठीक है। जैसे अपन ने तो सर्कुलर नहीं देखा, लेकिन ऐसा बहुत होता है, जैसे ऐसे सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब यहाँ से मान लो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, तो इसको अगर ओपन करना होगा, आगे आप खुद ही देख लो, अगर इसको ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर इस साइड की ओर ये कंडेंस होता जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न होएगा। अगर इधर से इसको खोला जाएगा तो देखो, अगर मान लो ये था, हमने जो बनाया था, मान लो हमने इतना खोल दिया, ठीक है, इतना खोल दिया, फिर आगे जो हम आगे जब हम इसको बनाएंगे तो आगे कितना ज़्यादा एकदम स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो इस स्ट्रेस को रिलीव करने का काम करता है, यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, उस रिलीव को काम करने का काम करता है टोप्पो आइसोमेरेज यानी कि डीएनए गायरेज। ये क्या करता है, या तो सिंगल स्ट्रैंड कट मारता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड कट मार दिया, फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये यहाँ पे जैसे सिंगल कट मार दिया तो ये थोड़ा खुल जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा, तो इसका स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा जैसे कि ये है अपना डीएनए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे खुल जाता है, ठीक है, हेलिकेज के कारण। तो ये खुलने के बाद में वापस नए ऐसा कोइलिंग हो जाए, इसका वापस नया कोइलिंग हो जाए, इससे बचाने के लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन हर एक स्ट्रैंड पे लग जाते हैं, जिसके कारण इसको वापस कोइलिंग होने से बचाता है, री एनीलिंग से होने से बचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, सो एट फर्स्ट प्राइमेज सिंथेसाइज 10 या 11 या फिर 9 न्यूक्लियोटाइड का एक प्राइमर जो है वो बनता है प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, जो कि आरएनए का नेचर का होता है, मतलब आरएनए मतलब एनटीपी से बना हुआ होता है, न कि डीएनटीपी से, ठीक है। अपना डीएनए डीएनटीपी से बना हुआ था ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो वो आरएनए नेचर का होगा, एक प्राइमर जुड़ेगा अलोंग द 5 डेज to 3 डेज की तरफ, ठीक है। इन केस ऑफ ई कोलाई प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज, ई कोलाई में स्टार्ट विथ पी मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, क्योंकि जो नए आएंगे वो उसमें 3 फॉस्फेट, जैसे कि एटीपी हुआ, ठीक है, जीटीपी हुआ, उस प्रकार से 3 फॉस्फेट आते हैं, जिसमें से 2 टूटकर एनर्जी देकर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो PPPAG न्यूक्लियोटाइड, जिसमें हम ई कोलाई में देख रहे हैं, प्राइमर स्टार्ट विथ PPPAG से स्टार्ट होते हैं। प्राइमर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ डीएनए बी हेलिकेज, सो दैट इट इज positioned to make DNA primer as single strand DNA of lagging strand, ठीक है। इलोंगेशन दूसरी स्टेप हम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। द फोर्क, ये हेलिकेज के कारण है, जैसे कि ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है हेलिकेज के कारण अनवाइंडिंग होकर, और जो है रेप्लिकेशन वो हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये हो रही है लेगिंग स्ट्रैंड, और ये जो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन पूरी स्ट्रैंड बन रही है वो होती है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि देखो 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में बन रही है ना, और यहाँ इसका 3 डेज, इसका
5 डेज का फॉस्फोरस इसके 3 डेज के OH से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे ये बनता जाएगा। और बिकॉज इसमें 5 डेज इधर की ओर है, इसलिए ये पहले तो ये खुलेगा, इधर की साइड खुल रहा है क्योंकि इसको वेट करना पड़ेगा यहाँ तक खुलने का, फिर यहाँ तक खुलेगा, फिर यहाँ पे प्राइमर बनेगा, फिर आगे सिंथेसिस होगा, फिर और खुलेगा और यहाँ पे प्राइमर बनेगा, यहाँ तक सिंथेसिस होगा, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस होता है लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला देखते हैं लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज मोर a straight forward process with begin with the synthesis of RNA primer। पहले RNA primer बनेगा by primase एंजाइम एट रेप्लिकेशन ओरिजिन। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो मेन जो कंटिन्यूस बड़ी वाली स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है वो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देन एड द न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 एंड पे जोड़ता जाएगा। द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस देन प्रोसीड कंटिन्यूसली कीप पेलेस with unwinding of replication fork until it encounter the termination sequence। termination sequence भी होते हैं, आपको पता है, तो वहाँ तक वो इलोंगेट करता जाएगा स्ट्रैंड को कंटिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड में। तो लेगिंग स्ट्रैंड में हम देख लेते हैं लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में। तो द लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इन शॉर्ट फ्रेगमेंट हमने देखा, शॉर्ट फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जिसे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और जैसे कि ये रेप्लिकेशन है फोर्क, मान लो यहाँ तक अनवाइंडिंग हुआ और यहाँ पर इसका 5 डेज से शुरू होता है, तो यहाँ पे पहले प्राइमर बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमर बनेगा, फिर ये एक नई डीएनए है वो सिंथेसिस होगा। ठीक है, फिर वापस थोड़ा और खुलेगा, फिर क्योंकि यहाँ पे है इसका 5 डेज इसमें लेगिंग स्टेज में, तो यहाँ पे प्राइमर बनेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे प्राइमर बनेगा, फिर ये एक नई डीएनए स्ट्रैंड इधर बनेगी, फिर वापस से ये थोड़ा और खुलेगा क्योंकि यहाँ पर है इसका 5 डेज है, तो यहाँ पे एक प्राइमर भी इसका बनेगा, फिर ये डीएनए स्ट्रैंड इसका आगे सिंथेसिस होगा। तो जो ये प्राइमर है लेगिंग स्ट्रैंड में, ये जो प्राइमर है उसके बीच में ये जो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो एट फर्स्ट आरएनए प्राइमरी सिंथेसाइज बाय प्राइमेज एज इन लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड टू द आरएनए प्राइमर एंड एड डीएनटीपीज। ठीक है, ऑन दिस लेवल द सिंथेसिस ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड बट द रियलिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का। और यहाँ पे ये जो है स्ट्रैंड जो कि आगे तक खुलती है वो ऐसे मुड़कर वापस आ जाती है, फिर यहाँ पर एक वो हेलिकेज बाइंड होता है और दोनों स्ट्रैंड को। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। The complexity lies in the coordination of leading and lagging strand synthesis. Both the strands are synthesized by a single DNA polymerase third dimer which accomplished the looping। looping जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा, पहले लूपिंग होगा, लूपिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड जो कि 3 डेज to 5 डेज वाली थी, उसको वो ऐसे लूप बनाएगी, फिर इसका जो है यहाँ पे 5 डेज एंड यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे वो ऐसा बाइंड हुआ हो रखा होता ही है पॉलीमरेज, वो ऐसा सिंथेसिस यहाँ इधर डायरेक्शन में अब कर सकता है क्योंकि इसका जो 5 डेज एंड इधर की ओर होता है वो लूप बना के इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से इसका धीरे धीरे ऐसा सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो लूपिंग बना के आ जाता है। डीएनए लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट हेलिकेज डीएनए बी जो कि होता है डीएनए बी एंड प्राइमेज डीएनए जी जो ये प्रोटीन है वो याद रखना, डीएनए जी जो कि प्राइमेज का काम करता है प्राइमर बनाने का, कंटिन्यूस ए फंक्शनल यूनिट विद इन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्रीमोसोम, ये भी याद रखना। डीएनए पोल थर्ड यूज वन सेट ऑफ कोर सब यूनिट कोर पॉलीमरेज टू सिंथेसिस लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर सेट ऑफ कोर सब यूनिट टू सिंथेसिस लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक और सब यूनिट इसे लेगिंग का सिंथेसिस करता है, एक लीडिंग का। इन इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है, इलोंगेशन स्टेप हेलिकासिन फ्रंट ऑफ प्रीमासेंट पोल थर्ड अनवाइंड द डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोर्क एंड ट्रेवल अलोंग लेगिंग स्ट्रैंड।
लेगिंग स्ट्रैंड ट्रेवल अलोंग लेगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट अलोंग 5 days to 3 days. DNA G प्राइमेज ओकेंशियली एसोसिएटेड विथ DNA B हेलिकेज इसके साथ ही एसोसिएट होगा ताकि वो प्राइमेज और दोनों एक्टिविटी जल्दी जल्दी साथ साथ हो जाती है. सिंथेसिस शॉर्ट DNA प्राइमर जो कि DNA जी है वो शॉर्ट RNA प्राइमर बनाएगा. ए न्यू B स्लाइडिंग कैंप इज देन पोजिशन एट द प्राइमर ऑफ B क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA पोल थर्ड जो कि रेप्लिकेशन की स्पीड को बढ़ाने में काम आता है. स्लाइडिंग क्लैंप. When the Okazaki fragment synthesis is complete, the replication halted and the core subunit dissociated from their sliding clamp and associated with new clamp. This initiates the synthesis of new Okazaki fragments. तो न्यू जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये जैसे एक स्ट्रैंड है तो यहाँ से न कि यहाँ से जैसे कि लीडिंग स्टैंड में तो यहाँ से शुरू होता है डिसकंटिन्यूस चलता है, लेकिन लेगिंग स्टैंड में यहाँ से शुरू होना पड़ेगा, यहाँ से इसको तो यहाँ से शुरू होना पड़ेगा तो यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक. तो यहाँ पे ख़त्म होते ही उसको जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोसिएशन होगा और स्लाइडिंग क्लैंप है उसका भी डिसोसिएशन होगा और ये आगे जाके यहाँ पे जुड़ेंगे वापस से न्यू स्लाइडिंग क्लैंप और फिर से आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो होगी. ठीक है. बोथ लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड कोऑर्डिनेटली एंड स्टिमुलेसली बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मूविंग इन 5 days to 3 days डायरेक्शन. इन दिस वे बोथ लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड कैन बी रेप्लिकेटेड एट सेम टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कि लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस है तो वो आगे चली जाएगी पहले बना देगी, नहीं, वो दोनों साथ साथ में ही बनाएगी बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट मूव इन सेम डायरेक्शन. बिकॉज उनका लोपिंग हो जाएगा तो वो सेम डायरेक्शन में ही आगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो चलती रहेगी. एवरी सो ऑफन द लेगिंग स्ट्रैंड मस्ट डिसोशिएटेड फ्रॉम द रेप्लिकोसोम एंड reposition itself so that replication can continue. Lagging strand synthesis is not a complete unit. The RNA primer has been removed and the gap between adjacent Okazaki fragment are sealed. तो जैसे कि लेगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं तो उनको भी हटाना होता है. ठीक है. और उन प्राइमर को उसको हटाकर उसके बीच में जो हटाने के बाद में जो गैप बनता है उसको फिल करना होता है. ठीक है. तो शील्ड गैप है वो शील्ड करा जाएगा. द आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 days to 3 days ऑफ डीएनए पोल फर्स्ट एंड रिप्लेस बाय डीएनए. तो जो प्राइमर बने थे उसको हटाया जाएगा डीएनए पोल फर्स्ट के द्वारा जो कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है 5 days to 3 days. मतलब आरएनए है उसको डिग्रेड करता है. तो द गैप और जो भी बाद में डिग्रेड होने के बाद में प्राइमर के बीच जो गैप है वो बचेगा, वो सील होगा बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको सील करा जाएगा यूजिंग एनएडी एज को फैक्टर. एनएडी उसमें को फैक्टर के रूप में काम आएगा. ठीक है. तो तीसरा स्टेप टर्मिनेशन देख लेते हैं. तो इवेंचुअली द टू रेप्लिकेशन फोर्क ऑफ सर्कुलर ई कोलाई क्रोमोसोम में अगर हम देख रहे हैं जिसमें सर्कुलर होगा डीएनए, इवेंचुअली टू रेप्लिकेशन फोर्क ऑफ सर्कुलर ई कोलाई क्रोमोसोम मीट एट टर्मिनेशन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस टर. ठीक है. सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगा. द टर सीक्वेंस ऑफ वो सीक्वेंस कितना 23 बेस पेयर का होगा. 23 बेस पेयर का होगा. आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम टू क्रिएट ट्रैप दैट द रेप्लिकेशन फोर्क कैन इंटर बट कैन नॉट लीव. ठीक है. तो टर सीक्वेंस फंक्शनली एज बाइंडिंग साइट फॉर टस प्रोटीन TUS. टर और टस आपने नाम भी सुना होगा. तो टर है वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे TUS प्रोटीन है वो बाइंड करता है. ठीक है. ये आप डायग्राम देख लीजिए. ओरिजिन है और डॉटर स्टैंड है जो कि न्यू स्टैंड बना है और पेरेंटल स्टैंड जिस पे बना है. ये रेप्लिकेशन फोर्क है. यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन चल रहा है. और टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन आप देख रहे हो कि ये जैसे कि ये जो है रेप्लिकेशन हुआ हो रखा है. देखो ये एक जो स्टैंड थी ना उस पर और एक नई स्टैंड वो है. एक पूरा रेप्लिकेशन हो रखा दिखाई दे रहा है. ठीक है.
जैसे ये पहले एक ही था, अब इसके ऊपर जो ये दो बने थे ना, ये है ना, वो है ये। जैसे कि ये पहले था इस, और इसके ऊपर जो एक सॉरी इसके ऊपर जो एक ये नया बना है ना, वो ही नीचे करके दिखा रखा है, ठीक है, ऐसा करके इसके ऊपर ये नया बना है वो, तो वो ही है ये। इसमें लास्ट में ये टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा, ठीक है, जहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज होके समाप्त होगा रेप्लिकेशन प्रोसेस। So the Atratus complex can arrest the replication fork from only one direction. Atratus complex encounter first with either of the replication fork and halt it. The other opposing replication fork halted when it collided with the first one. ठीक है, this seems the Atratus sequence is not essential for termination, but it may prevent or replication by one fork if other is delayed or halted by damage or some obstacle. When either of the fork encounter Atratus complex replication halted, final few hundred bases of DNA between these large protein complex are replicated by not yet known, अभी तक नहीं पता है, mechanism forming two interlinked catenated क्रोमोसोम, जो पे हमने देखा ऊपर इमेज में, ठीक है। तो इन ई कोलाई डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 टाइप 2 कट द टू स्ट्रैंड ऑफ वन सर्कुलर डीएनए एंड segregate each of the circular DNA and finally join the strand. The DNA finally transfer to the daughter cell, ठीक है। तो ये इस बिल्कुल उसी प्रकार की मैकेनिज्म की तरह दिख रहा है एकदम, जैसे कि मान लो ये एक साइकिल का टायर है, टायर में से हमें ट्यूब निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्यूब निकाली जा रही है। तो ये मान लो टायर में से ट्यूब निकल गई, तो इसको पूरा निकालने के लिए या तो ट्यूब को फाड़ना पड़ेगा या फिर वैसे निकालना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे है बीच में बैरियर, तो इसमें से मान लो वो निकल नहीं सकती है, तो यहाँ से एक कट लगाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो वही है टोपोआइसोमेरेज जो सेकेंड टाइप का है वो काम करेगा, यहाँ पे कट लगाएगा, फिर यहाँ पे सीलिंग हो जाएगी, ये सीलिंग हो रखी है, ठीक है। तो यही था इस वाली वीडियो में, और आगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे हम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में देखेंगे। तो ये था मेन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक, एकदम हाई लेवल का हमने आपको बताया है, नेट जेआरएफ के लेवल का, तो बहुत ही हेल्पफुल है नेट जेआरएफ के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, चाहे कुछ भी मत करो, चाहे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों बाय।